हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यापारिक फसलों के अंदर कपास। गन्ने के बाद में अपनी जो फसल है वो है कपास। व्यापारिक फसलों में रेशेदार फसल है कॉटन। हम बात करें कॉटन की तो ये जो कपास की फसल है, ये फसल किस प्रकार की फसल है? ये फसल रेशेदार फसल है। कैसी फसल है? रेशेदार। ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? वस्त्र बनाने में। तो हम इसका प्रयोग किस में लिखेंगे? प्रयोग वस्त्र बनाने में। ये जो फसल है कपास वाली, इस फसल की अगर बात करें तो कौन सी जलवायु में ज़्यादा होता है कपास? तो हम इसके लिए कहेंगे उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु का पौधा है, समझ गए बात? अगर हम बात करें कपास की तो कपास उपोष्ण जलवायु का एक पौधा माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में हम इसे ये कहें कि ये पौधा आया कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ है, तो हम उद्गम इसका बताते हैं भारत। कपास का उद्गम कहाँ है? तो कहाँ पर है? भारत में। ठीक है। यहीं से, भारत से ही इसको चीन ले जाया गया, इसको मिस्र ले जाया गया। ठीक है। यहीं से अन्य देशों में इसको, अन्य देशों में लेकर के जाया गया। यानी सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ देखा गया? भारत के अंदर। यहीं से इसको चीन लेके गए, यहीं से मिस्र लेके गए, वह अन्य जो देश थे वहाँ पर लेके गए, वहाँ पर कपास की खेती करना स्टार्ट किया। भारत में अगर हम इस कपास के पौधे की बात करें तो भारत में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनकी खुदाई से हमें पता चलता है कि भारत में आज से 5000 BC, यानी भारत में 5000 वर्ष पूर्व कपास की खेती की जाती थी। कहाँ से पता चला? हमें पता चला जो हड़प्पा सभ्यता है भारत की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता, इनकी जब खुदाई की गई, तो पता चला भारत में 5000 BC यानी 5000 वर्ष पूर्व कपास की खेती की जाती थी। 5000 वर्ष पूर्व कपास की खेती की जाती थी। विश्व में जो ये कपास है, इस कपास को सबसे ज़्यादा वस्त्र बनाने में काम में लिया जाता है। तो विश्व में सूती वस्त्र जो उद्योग है उसका सबसे बड़ा महत्व है कि जो महत्व क्यों रखता है सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर, उसके कई कारण हम ले सकते हैं। जिसमें पहला कारण क्या है? कम खर्च में या कम व्यय से हम बात करें तो कपास का जो उत्पादन होता है उसका अन्य जो रेशे की जो फसल होती है उससे अधिक हो जाता है इसका। अगर बात करें जो इसके व्यय की, तो इसके लिए हम बात करें तो इसका जो खर्चा है वो कम है, जबकि अन्य जो रेशेदार जो फसल है उसकी बात करें तो उसमें खर्चा ज़्यादा है। तो कम खर्च के कारण भी विश्व में सूती वस्त्र उद्योग का महत्व है। दूसरा प्रमुख कारण है इसका सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा महत्व रखने का। दूसरा कारण क्या है? अन्य जो रेशेदार जो पदार्थ होते हैं उनकी अपेक्षा इसके काटने से, किसके जो कपास के रेशे हैं उनके काटने से इसमें से केवल 10% भाग ही बेकार रहता है, बाकी 90% को धागा बनाने में काम ले लिया जाता है। यानी कपास का जो डोडा बोलते हैं जिसको, इसके बीच में एक बीज होता है, उसके चारों तरफ ये रेशे वाली कपास होती है।
यानी उसकी रुई के समान उसका फूल होता है जिसको चुना जाता है। ये होता है, इसके बीच में केवल एक छोटा सा बीज होता है और इस बीज के चारों तरफ रेशे निकले हुए होते हैं। तो ये कहते हैं कि जो रेशेदार फसल है, अन्य कोई भी रेशेदार है, उसको अगर काटने के रूप में हम देखेंगे, काटते समय हम इसको देखें तो इसका जो केवल कपास का केवल 10% भाग ही बेकार जाता है, बाकी पूरा का पूरा सूती वस्त्र धागा बनाने के काम में ले लिया जाता है। यानी इसका वह भी भाग अन्य उद्योगों में काम में ले लिया जाता है, बगाया नहीं जाता, उसको बेकार नहीं कह सकते हम। जो 10% बेकार के रूप में हम कह रहे हैं, धागा नहीं बनता जिसका, वो भी अन्य उद्योगों में काम में ले लिया जाता है। जैसे हम बात करें बिनोले से, बिनोला बोलते हैं उसको, बीज को क्या बोलते हैं, बिनोला, ठीक है। उससे हम तेल भी निकालते हैं, उससे हम खाद्य तेल जो खाने के काम में आता है वो तेल निकलता है, साबुन बनती है उससे, और उस बिनोले की खली बनती है। खली का मतलब जो पशुओं को खिलाते हैं, खल बोलते हैं जिसको, वो इसके कपास के बिनोले से बनती है, जिसको आप डोडा बोलते हो, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो गाय भैंसों को चारे के रूप में वो खिलाते हैं, जिसके कारण गाय भैंसों को सबसे ज़्यादा दूध और उसके अंदर मक्खन आता है। आप कई बार सुनते भी होंगे कि इसको कपास के बिनोला ला करके खिलाई जाए, ठीक है। तो उससे खली भी बनती है और वो पशुओं को खिलाने के काम भी आता है, तो वो बेकार नहीं हो सकता। तो कपास का 100% जो होता है यूज होता है, समझ गए बात। तो कपास अन्य रेशेदार जो फसलें हैं उनकी अपेक्षा सबसे उत्तम मानी जाती है सूती वस्त्र उद्योगों के लिए, तो उसका महत्व इसलिए बढ़ गया है, ठीक है। कपास की फिर हम बात करें तो इस कपास की किस्में होती हैं, यानी इसकी जो किस्में होती हैं वो किस अकॉर्डिंग होती है, तो हम कहते हैं कि जो विश्व में जलवायु है उसकी भिन्नता होती है, जिसके कारण किस्में अलग हो जाती हैं। कहीं पर किस प्रकार की जलवायु होगी, कहीं पर किस प्रकार की जलवायु होगी, तो वहाँ पर इस अकॉर्डिंग ही ये कपास है उसके रेशे फैलेंगे। यानी कभी रेशे है, उस डोडे के ऊपर रेशे होते हैं रुई के, वो लंबे हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, मध्यम हो जाते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है उस जलवायु के अकॉर्डिंग, कि उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है वहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी, ठीक है। वहाँ पर उस जगह का जो उपजाऊ मिट्टियाँ हैं वो उसको निर्धारित करती हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की उपजाऊ मिट्टियाँ हैं, ठीक है। वहाँ पर भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो धरातल की भी ले सकते हैं, जिससे हम किस प्रकार का वहाँ पे धरातल होगा, तो जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होगी उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे देखेंगे तो अनेक प्रकार की कपास को देखने को मिल सकता है। तो विभिन्न कपास पैदा की जाती है, ठीक है। साधारण रूप में हम कहें तो साधारण रूप में रंग के अकॉर्डिंग, आकार के अकॉर्डिंग और उसके गुण के अकॉर्डिंग, अगर हम गुणवत्ता के रूप में देखें तो एक तो रंग के अकॉर्डिंग, एक आकार उसका, और एक उसका गुण क्या है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर कपास की किस्मों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में इसको बांटते हैं यहाँ पर। इसमें एक तो कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी लंबे रेशे वाली कपास, एक तो हो जाएगी लंबे रेशे वाली कपास, ठीक है। और एक हो जाएगी मध्यम रेशे वाली कपास। कौन सी हो जाएगी, मध्यम रेशे वाली कपास। और एक हो जाएगी छोटे रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास। समझ रहे हो बात। यहाँ पे हम बात करते हैं कपास की किस्मों की, तो किस्मों के रूप में हमने क्या कहा कि विश्व के अंदर जो जलवायु में भिन्नता है या उपजाऊ मिट्टियों में भिन्नता है या भौगोलिक परिस्थितियाँ उसको निर्धारित करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की कपास का उत्पादन होगा, यानी वहाँ पर किस प्रकार की कपास पैदा होगी, ठीक है। साधारण रूप में इसको 3 रूप में हम बांटते हैं। रंग के आधार पर देखते हैं कि किस रंग की कपास है, आकार उसका क्या है, लंबाई चौड़ाई, और उसका गुण क्या है, उस कपास के गुण क्या है, उससे क्या बनाया जा सकता है। तो उसके अनुसार हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो लंबे रेशे वाली कपास है, एक मध्यम रेशे वाली कपास है, और एक छोटे रेशे वाली कपास है, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे लंबे रेशे वाली कपास। हम अब तीनों की एक एक करके डिटेल से बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। सबसे पहले हम बात करेंगे लंबे रेशे वाली कपास। कौन सी, लंबे रेशे वाली कपास,
ये जो कपास होती है लंबे रेशे वाली, सर्वोत्तम किस्म की कपास होती है। इसकी बात करें तो सर्वोत्तम किस्म की कपास है। ये कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जो समुद्री तट या द्वीपीय जो क्षेत्र होते हैं, समुद्र द्वीपीय जो कपास भी इसको कहते हैं, इसके कारण तटीय जो क्षेत्रों में इसको एक तो सर्वोत्तम कपास कहते हैं किस्म की, और एक क्या कहते हैं? समुद्र द्वीपीय कपास, द्वीपीय कपास। इसकी अगर लंबाई की बात करें, लंबाई, तो इसकी जो लंबाई होगी वो यहाँ पर 2.80 सेंटीमीटर से यहाँ पे 6.25 सेंटीमीटर, कितनी होगी? 2.80 सेंटीमीटर से 6.25 सेंटीमीटर की लंबाई होगी इसकी, लंबे रेशे की, ठीक है। सेंटीमीटर, लंबे रेशे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.80 सेंटीमीटर से 6.25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, इस रेशे की लंबाई होती है। इस प्रकार ये जो कपास है, ये सबसे ज़्यादा इस लंबाई वाली जो कपास है वो कपास कहाँ मिलती है? मिस्र में मिलती है। आज का मिस्र है वो, इसको इजिप्ट बोला जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। आज क्या बोलते हैं इसको? इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सी कपास होगी? मिस्र में लंबे रेशे वाली कपास देखने को मिलती है। इसके अलावा कहाँ मिलती है? तो हम इसके अलावा इस लंबे रेशे वाली कपास की बात करें तो उत्तरी जो अमेरिका है, वहाँ पर उत्तरी अमेरिका के यहाँ समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र, और समुद्र तटीय जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं? जिसमें हम फ्लोरिडा की बात कर सकते हैं, जॉर्जिया की बात कर सकते हैं, कैरोलिना की बात कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? फ्लोरिडा है, इसमें जॉर्जिया है, जॉर्जिया, कैरोलिना। कौन कौन से हैं? यहाँ पर फ्लोरिडा, जॉर्जिया, कैरोलिना। उत्तरी अमेरिका के समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये राज्य हैं जहाँ पर लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर लंबे रेशे वाली कपास होती है, ठीक है। इसके अलावा भी हम देखें तो इसका जो उत्पादन किया जाता है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। और बात करें तो जो फिजी द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के पास में जो द्वीप समूह है फिजी द्वीप समूह है, उसके वहाँ भी लंबे रेशे की कपास ही होती है। इसीलिए जो द्वीपीय समूह होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की कपास होती है समुद्र तटीय, इसलिए इसको समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 2.80 से 6.25 सेंटीमीटर। यहाँ पर इन क्षेत्रों में ये कपास होती है। जो लंबे रेशे वाली जो कपास होती है ये कैसी होती है? चमकीली कपास होती है, और इसके चमकीलेपन के कारण इसमें उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। इससे चमकीला होने के कारण ही इसमें जो वस्त्र बनते हैं वो उत्तम जो क्वालिटी के जो वस्त्र होते हैं वो बनते हैं। इसके कारण यहाँ ये कपास महंगी होती है, इससे बनने वाले वस्त्र भी महंगे होते हैं, ठीक है। ये रेशम की भांति चमकीली होती है, यानी रेशम की तरह ये चमकीलापन होता है इस कपास के रेशों में, इसलिए यहाँ इससे जो धागा बनता है वो चमकीला धागा बनता है, जो कि यहाँ पे उत्तम प्रकार के अच्छे कपड़े बनाने में काम में लिया जाता है, ठीक है। ये हो गई आपकी लंबे रेशे वाली कपास। उसके बाद दूसरे जो है मध्यम रेशे वाली कपास, उसकी चर्चा करते हैं। इन क्षेत्रों को आप नोट कर लेना, कौन कौन से क्षेत्रों में लंबे रेशे वाली कपास होती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, उत्तरी अमेरिका के यहाँ पे फ्लोरिडा, जॉर्जिया, कैरोलिना में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, फिजी द्वीप समूह में, इस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लंबे रेशे वाली कपास होती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो है वो है मध्यम रेशे वाली कपास। कौन सी है? मध्यम रेशे वाली कपास, दूसरे क्रम पे, ठीक है। यहाँ पे इस कपास की अगर बात करें तो ये जो कपास है इसकी लंबाई क्या होती है, ठीक है। इसकी लंबाई देखेंगे तो यहाँ पर इसकी लंबाई होगी 2.20 सेंटीमीटर से
2.80 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यहाँ पर इतने लंबाई की जो कपास होती है इसको मध्यम रेशे वाली कपास कहा जाता है। और ये रेशम भी हम देखें तो ये रेशम जो कपास है ये रेशम की भांति है, ये भी चमकीली जो कपास मानी जाती है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा रेशम के साथ मिलकर कपड़ा बुनने में किया जाता है। यानी ये रेशम जैसी ही कपास लगती है, इसका जो रेशा है वो रेशम के समान है। ठीक है, रेशम जो होता है वो चमकीला होता है, जिसके कारण इसका और रेशम का दोनों का प्रयोग मिलकर के कपड़ा बनाने में किया जाता है। यानी रेशम के साथ में मध्यम रेशे वाली कपास मिलती है। ठीक है, ये जो कपड़ा बनता है इसका मध्यम रेशे वाली का, तो इसका सबसे अगर हम बात करें मध्यम रेशे वाली कपास का, तो ये कपास कहाँ मिली सबसे पहले, तो ये भी मिस्र में मिली। सबसे पहले मध्यम रेशे वाली कपास कहाँ देखने को मिलती है, तो सबसे पहले ये कहाँ मिली, सबसे पहले मिस्र में। पहले मिस्र में, मिस्र को आप क्या बोलते हैं, इजिप्ट। तो लंबे रेशे वाली भी कहाँ मिली, मिस्र में। और ये भी कहाँ मिली है, सबसे पहले मिस्र में मिली है। मिस्र जो अफ्रीका का एक देश है जहाँ पे नील नदी बहती है, उस नील नदी के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इस कपास को देखा गया था। ठीक है, मध्यम रेशे वाली को। इस प्रकार इस कपास का उत्पादन जो अब होता है, किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है इस कपास का उत्पादन, तो उन क्षेत्रों में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में मध्यम रेशे वाली कपास है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है, ये मिस्र में है। ठीक है, और ये कपास पेरू में है। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर भी है। और दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी ब्राज़ील है, ब्राज़ील का उत्तरी भाग, वहाँ पर भी इस कपास का ही उत्पादन किया जाता है, यही कपास मिलती है। ठीक है, ब्राज़ील के बाद में हम अफ्रीका का एक देश है युगांडा। कौन सा देश है, युगांडा। उसमें तंजानिया में भी है। कौन से क्षेत्र है, अफ्रीका का ही देश है तंजानिया। इसमें भी मध्यम रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। और यहाँ पे मैक्सिको जो देश है, मध्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको, उसके अंदर भी मध्यम रेशे की कपास पाई जाती है। और जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत, कैलिफोर्निया में। ठीक है, और ये जो कपास है यूएसए कैलिफोर्निया में पाई जाती है। एक यूएसए का एक क्षेत्र है एरिजोना। कौन सा क्षेत्र है, एरिजोना। कैलिफोर्निया और यूएसए का कौन सा क्षेत्र है, एरिजोना। इन क्षेत्रों के अंदर ये मध्यम रेशे की कपास है, एरिजोना। ठीक है, इनके अलावा भी ये जो क्षेत्र हैं, इनके अलावा भी हम बात करें तो इस मध्यम रेशे वाली कपास का उत्पादन और भी होता है। जो हम रूस की बात कर सकते हैं, रूस का कौन सा क्षेत्र, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके अंदर होता है। और हम इसके अंदर चीन को भी ले सकते हैं, रूस है, चीन है। यहाँ पर और की बात करें तो अर्जेंटीना की बात कर सकते हैं। चीन के बाद में अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है, अर्जेंटीना, उसके अंदर भी मध्यम रेशे की कपास ही होती है। इनके अलावा ये तो मुख्य क्षेत्र हैं, इनके अलावा कुछ मात्रा में इन क्षेत्रों में भी मध्यम रेशे वाली कपास देखने को मिलती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2.20 से 2.80 सेंटीमीटर। और सबसे पहले मिस्र में मिली और उसके क्षेत्र हैं विश्व के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका में मध्यम रेशे वाली कपास है, मिस्र में है, पेरू में है, उत्तरी ब्राज़ील में है, युगांडा में है, तंजानिया में, मैक्सिको में, यूएसए के कैलिफोर्निया और एरिजोना प्रांत, ये एरिजोना प्रांतों में। और यहाँ पे रूस में, रूस का उज्बेकिस्तान देश है। और यहाँ पे चीन और अर्जेंटीना। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे मध्यम रेशे वाली कपास पाई जाती है। इसके बाद में अगली जो कपास है वो है छोटे रेशे वाली कपास। अगली जो कपास है वो कौन सी है, छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली कपास, इसकी जो छोटे रेशे वाली कपास है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो 2.8 सेंटीमीटर से कम ही होती है।
ठीक है, या यूँ कहें 2.2 सेंटीमीटर से कम होती है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो 2.20 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, इसका जो डोडा होता है, जिसको बिनौला होता है, इसके चारों तरफ रेशे लपटे होते हैं रुई की, तो उसके जो मोटाई लंबाई होती है उस रेशे की, वो रेशे की लंबाई होती है 2.20 से कम होती है इसकी। और ये जो कपास है छोटे रेशे वाली, इसको यहाँ पे भारतीय कपास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय कपास। सबसे घटिया किस्म की होती है, घटिया किस्म की कपास होती है। ठीक है, तो इसको भारतीय कपास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय कपास, घटिया किस्म की। इसका जो उत्पादन क्षेत्र है, यानी कहाँ कहाँ होता है, तो हम उत्पादन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें भारत ले सकते हैं, उत्पादन क्षेत्रों में ब्राज़ील ले सकते हैं, ब्राज़ील, चीन ले सकते हैं, बांग्लादेश ले सकते हैं, और एशियाई जो देश हैं उनको भी बात कर सकते हैं। तो एशियाई देश भी छोटे रेशे वाली, ठीक है, छोटे रेशे वाली जो कपास होती है उसका उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्पादन क्षेत्र भारत है, ब्राज़ील है, चीन है और बांग्लादेश है। एशियाई जो अन्य देश हैं छोटे मोटे, उनकी भी बात कर सकते हैं। तो छोटे रेशे वाली कपास है वो सबसे घटिया किस्म की होती है। ठीक है, जिसको भारतीय कपास भी हम कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई आपकी रेशे की, रंग आकार गुण के अकॉर्डिंग। इस जो कपास है इसकी जो किस्में हैं 3 प्रकार की है, लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली, जिनके हमने बातें कर ली है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी जो उपज की भौगोलिक दशाएं हैं उनको लेते हैं। उपज की भौगोलिक दशाएं, कपास के कपास की उपज की भौगोलिक दशाएं, की भौगोलिक दशाएं। और इन भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इन भौगोलिक दशाओं में यही देखते हैं कि ये किस प्रकार की जलवायु में होता है, यहाँ कौन सा पौधा है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली, ये सबसे पहले बात करते हैं उपोष्ण जलवायु में, यानी उपोष्ण जलवायु का पौधा है। कैसा पौधा है? उपोष्ण जलवायु का पौधा, ये हमने बात कर ली थी शुरू में। ठीक है, उपोष्ण जलवायु का ये पौधा है। इसके बाद हम बात करें इसके उगने के लिए लंबी गर्म ऋतु की आवश्यकता होती है। उगने के लिए कैसी ऋतु की आवश्यकता होती है? उगने के लिए इस कपास के पौधे को लंबी गर्म ऋतु, ठीक है। और भारत है, भारत का जो क्षेत्र है जैसे रूस है, चीन है, उत्तरी अमेरिका में अगर पौधे देखें तो इसकी लंबाई ले सकते हैं। इन क्षेत्रों में इसकी लंबाई क्या है, ठीक है। इसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर इसकी लंबाई क्या है, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है भौगोलिक दिशाओं में, और क्या देखते हैं हम, ठीक है। वहाँ की जो आर्द्रता है वो कैसी है, इसको कैसी आर्द्रता चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस भौगोलिक दशाओं में हम देखते हैं, ठीक है। इसमें अब देखते हैं कि जो इसको ऋतु की आवश्यकता होती है वो तो चाहिए इसको लंबी गर्म ऋतु, लंबी गर्म ऋतु यानी टेम्परेचर अधिक आवश्यकता, ठीक है। इसके बाद में हम यूं कहें कि ये जो भौगोलिक दशाओं के अंदर इसके बाद में ये जो क्षेत्र हैं जैसे भारत है, रूस है, चीन है, अमेरिका है, वहाँ पर कहाँ कहाँ, भारत, चीन, रूस, अमेरिका का में पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई, तो इसकी जो पौधे की लंबाई है इन देशों के अंदर यहाँ पे ले सकते हैं 1.5 से 2 मीटर तक। कितना? 1.5 मीटर से 2 मीटर तक, 2 मीटर तक ऊंचा, तक ऊंचा यहाँ पर इसकी ऊंचाई है। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका में इसकी जो ऊंचाई है वो 3 से 4 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 3 से 4 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। अगर हम उत्पादन क्षेत्र देखें
उत्पादन कहाँ होता है विश्व के संदर्भ में, या हम ग्लोब पे बात करें या पृथ्वी की बात करें, तो इसका जो उत्पादन होता है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, भूमध्य रेखा के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र के 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। ठीक है, तो आप उत्पादन कहाँ मानते हो इसका, कपास का, तो भूमध्य रेखा के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इसका उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसको आर्द्रता कैसी चाहिए, तो गर्म तो चाहिए, लंबी गर्म है, तो इसको गर्म व आर्द्र जलवायु चाहिए, आर्द्र जलवायु। तो ये कैसी जलवायु होगी, उष्णाद्र प्रकार की। किस प्रकार की हो गई, उष्णाद्र, गर्म का मतलब उष्ण, ठीक है, और आर्द्र इसको जलवायु चाहिए, तो किस प्रकार की जलवायु हो गई, उष्णाद्र प्रकार की। ठीक है, ये बात हो गई आपके सामान्य जानकारी की इसकी। इसके बाद में हम भौगोलिक दशाओं में सबसे पहला पॉइंट लेते हैं तापमान। इसको तापमान कैसा चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है अपना तापमान। बात करते हैं हम तापमान की। कपास की फसल के लिए औसत जो तापमान है, वो औसत तापमान कितना चाहिए इसको, इस फसल के लिए, तो हम कहते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको औसत तापमान की आवश्यकता होती है। जबकि हम बोते समय की बात करें, किसकी बात करेंगे, बोते समय की बात करें और पकते समय की बात करें, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हम कह सकते हैं। बोते समय इसको 20 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। पकते समय इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इस फसल को जो पकते समय की बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में 30 डिग्री तक टेम्परेचर इसको चाहिए। औसत रूप में 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर इसको आवश्यकता होती है। ठीक है, विकास काल होता है जब इस पौधे का बढ़ने का वृद्धि काल जो होता है, तो विकास काल के दौरान, विकास काल में 200 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए। कैसा, पाला रहित, यानी पाला पड़ गया तो ये फसल चौपट हो जाएगी, तो पाला रहित इसको मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक ठंड में से भी इसमें गोलक जो नामक एक घुन होता है, एक कीड़ा होता है, वो लग जाता है। अधिक ठंड जहाँ पर पड़ती है, अधिक ठंड से, यूँ कह सकते हैं, अधिक ठंड से इसमें गोलक घुन इस कीड़े का नाम है, ये क्या नाम है इसका, बॉल वेवियर, यानी गोलक घुन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉल वेवियल। इसको इंग्लिश में बॉल वेवियल बोलते हैं। किसको, गोलक घुन को। ये एक कीड़ा है, वो लग जाता है ज़्यादा ठंड वाले क्षेत्रों में, तो ज़्यादा ठंड इसको आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे इस कीड़े को भी हम देख सकते हैं। पकते समय अगर हम बात करें, जब ये फसल पकती है, इसके फूल खिलते हैं। फसल जब पकेगी तो इसके फूल खिलेंगे, वो रुई बाहर आ जाएगी और वो खिलेगी तो वहाँ पर उस टाइम में इसको आकाश जो है वहाँ पर स्वच्छ आकाश की आवश्यकता पड़ती है, यानी बादल रहित वो आकाश होना चाहिए। तेज़ गर्मी और धूप इसको बहुत ज़रूरी होता है।
तेज़ गर्मी होनी चाहिए और धूप होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं इसके लिए। रात्रि में हल्की ठंड भी इसके लिए लाभदायक होती है। तो इस कपास की फसल के लिए तापमान के अकॉर्डिंग हम क्या क्या बात कर लिए, औसत रूप में 20 डिग्री से 25 डिग्री इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और अगर इसको बोते समय की बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। पकते समय की बात करें तो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह फसल अच्छी होती है। अगर इसके बाद में हम बात करें तो इसका जो वृद्धि काल होता है, जब इसका विकास होता है, तो इसको 200 दिन पाला रहित मौसम चाहिए। ठीक है। अधिक ठंड वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पर इसमें गोलक घुन नामक एक कीड़ा लग जाएगा, बॉल वेवियल नामक एक कीड़ा लग जाएगा, जिससे इसको ज़्यादा ठंड की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जब फसल पकती है तो उस समय, पकते समय हम बात करें तो इसका जो फूल खिलता है उस समय आकाश स्वच्छ चाहिए, तेज़ गर्मी चाहिए और धूप चाहिए इसको। ठीक है। इसके बाद में हम इसकी बात की कि इस मौसम जो रात्रि में जो हल्की ठंड होती है, रात्रि में जो हल्की ठंड होगी वो ठंड भी इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह तो बात हो गई आपकी तापमान के संदर्भ में। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी वर्षा की और इसकी सिंचाई की। ठीक है, वो बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।